पहली बड़ी खबर, भूपेश बघेल के बेटे पर ईडी की बड़ी कार्रवाई है। चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार किया। इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही है। भिलाई के घर से चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है। शराब घोटाले मामले में चैतन्य को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की टीम पहुंची थी। ईडी की टीम ने यह कार्रवाई पीएमएलए के तहत की। ईडी ने राजपुर के साथ साथ कुछ और जगहों पर छापे मारे। भूपेश बघेल के खिलाफ ईडी के साथ साथ सीबीआई की भी जांच जारी है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाले में भूपेश बघेल को सीबीआई ने आरोपी बनाया था। सीबीआई ने कहा था कि वो भी लाभार्थी में थे। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की अगर बात करें तो 2019 से 2022 के बीच में एक बड़ा घोटाला था। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि इस घोटाले से राज्य को भारी आर्थिक नुकसान हुआ, जबकि सिंडिकेट के सदस्यों ने 2100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। अब तक इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का जोरदार हंगामा। गिरफ्तारी पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा, विधानसभा मानसून सत्र का कांग्रेस बहिष्कार करती है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, आपके टीवी स्क्रीन पर। सब लोग बोल चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष बोलने के बाद और कुछ बदला नहीं। सदन में भी कहा कि अडानी के जो पेड़ कटाई चल रहा है, इसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में यह घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार करते हैं। 81 लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश कि कोई आवाज़ अडानी के खिलाफ ना बोल सके। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। पिछले समय मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे ओएसडी गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। उस समय भी सत्र चला था तो मुझे तो रोक दिया गया था, पिछले सत्र में नहीं आने दिया गया था, इस समय सत्र में आने दिया गया। ईडी का क्या मसला है मुझे तो नहीं मालूम है, सेंट्रल की एजेंसी है वही बताएंगे। परंतु जन जन का चर्चा का जो विषय है, किसी को भ्रमित वो कर नहीं पाएंगे। जिस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है, भ्रष्टाचार में नवाचार किए गए हैं, भ्रष्टाचार में ब्रॉडकास्टिंग की गई है, भ्रष्टाचार एक्सपोर्ट किया गया है, कॉन्सेप्ट सब जानते हैं वही। तो इसलिए होगा उसको ऐसे बोल करके भ्रम में नहीं डाल सकते वो किसी को। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रजनीश, एक बड़ी खबर यह भी है इसमें कि चैतन्य को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है, यानी ईडी 5 दिनों तक चैतन्य से पूछताछ करेगी। जरा आप इस पूरी खबर को विस्तार से समझाइएगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, चैतन्य को क्यों गिरफ्तार किया गया है। देखिए आशीष, ये पूरा मामला 2019 से 2023 के बीच का है, जब कथित शराब घोटाले हुआ था। 3,200 करोड़ 3200 करोड़ का ये पूरा मामला था, जिसमें साफ तौर पे कई लोगों के नाम सामने आए थे और ईडी इस मामले की लगातार जांच कर रही थी। इससे पहले 11 मार्च 2025 को भी चैतन्य बघेल से पूछताछ इस मामले में हो चुकी थी, क्योंकि ईडी के पास कई सबूत थे चैतन्य के अगेंस्ट, इसीलिए चैतन्य से पूछताछ हुई थी। और एक बार फिर पिछली पूछताछ के आधार पर जो सबूत जुटाए गए थे, उसके आधार पर आज सुबह 5 बजे से ही जो भिलाई के जो भूपेश बघेल के घर है, जहां पर चैतन्य बघेल मौजूद थे, वहां पर लगातार ईडी पूछताछ कर रही थी। जो सबूत ईडी ने इस दौरान जुटाए थे चैतन्य बघेल के खिलाफ, जो कथित शराब घोटाला, जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा मामला था, उसको लेकर जब उससे सवाल जवाब किए, सबूतों से उसे कंट्राडिक्ट करवाया गया, तो चैतन्य बघेल सवालों का जवाब नहीं दे पाई, जिसके बाद पुख्ता सबूत होने के बाद ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले आपको याद होगा आशीष कि जो 11 जुलाई को मौजूदा सरकार ने जो आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया।
विष्णुदेव सरकार ने 22 अधिकारियों को इसीलिए निलंबित किया था क्योंकि ये लोग कथित जो आबकारी विभाग में उस समय तैनात थे और जो शराब घोटाला हुआ था उसमें इन्होंने मोटी कमाई की थी, जो है अधिकारियों के कहने पे जो उस समय नेता मौजूद थे तत्कालीन सरकार के वक्त पे। फिलहाल अगर चैतन्य बघेल को 5 दिन की ईडी कस्टडी में लिया गया है तो जाहिर तौर पे आने वाले दिनों में ना सिर्फ चैतन्य बघेल बल्कि उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों के तक ये आंच पहुंचेगी। आपको याद होगा भूपेश बघेल की जहां तक बात है तो महादेव सट्टा ऐप में भूपेश बघेल का नाम सामने आया था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा मामला था उसमें भूपेश बघेल को भी काफी फायदा पहुंचाया गया था। इसको लेकर भी सीबीआई जांच कर रही है और जाहिर तौर पर अगर चैतन्य बघेल से पूछताछ में इन 5 दिनों की कस्टडी की पूछताछ में कुछ और नाम सामने आते तो जाहिर तौर पे तत्कालीन सरकार के कई मंत्री और कई बड़े सफेद पोश इस पूरे जांच के दायरे में जरूर आएंगे। रजनीश, ये भी बताइएगा कि क्या कोला जो घोटाला हुआ था, कोल घोटाला जो हुआ था, इसके अलावा आपने महादेव सट्टा ऐप का जिक्र किया, इसके अलावा शराब घोटाला, ये 3 मामले हैं जिनकी जांच जो है वो ईडी कर रही है। शराब घोटाले वाले मामले में गिरफ्तारी हुई है, इसका मतलब ये मान के चलिए कि कोयला घोटाला और दूसरा महादेव सट्टा ऐप, इसमें भी चैतन्य की भूमिका को खंगालने की कोशिश ईडी करेगी। बिल्कुल आशीष, क्योंकि 2019 से 2023 तक के बीच का ये पूरा मामला है और जब ये पूरा मामला हुए थे उस दौरान जो राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी और उसी दौरान ये सारे घोटाले हुए थे। तो जाहिर तौर पे अब जब शराब घोटाले की आंच चैतन्य बघेल तक पहुंच गई है, महादेव सट्टा ऐप की जो आंच है भूपेश बघेल तक पहुंच रही है, तो जाहिर तौर पे कोयला घोटाले की आंच भी जाहिर तौर पे बड़े सफेद पोश तक पहुंचेगी क्योंकि उस दौरान सरकार की मिलीभगत के बगैर या सरकार के अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर इतना बड़ा करोड़ों रुपए का घोटाला संभव ही नहीं है। तो जाहिर तौर पे आने वाले दिनों में ना सिर्फ महादेव सट्टा ऐप बल्कि जो शराब घोटाला कथित शराब घोटाला हुआ और कोल घोटाला जो कोयला घोटाला हुआ उसकी आज जाहिर तौर पे आने वाले दिनों में कई लोगों को अपनी जद में लेगी और बहुत मुमकिन है कि अगर ईडी को पुख्ता सबूत मिलते हैं तो जाहिर तौर पे आने वाले समय में बड़े नेताओं की भी गिरफ्तारी इन मामलों में हो सकती है। रजनीश, ये जो पूरा घोटाला है वो 2000 करोड़ से ज्यादा का जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो कह रही है, इसमें कई नेता और मंत्री आने वाले समय में उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार मुझे लगता है लटकेगी, शराब डीलर्स पर भी लटकेगी। इसके अलावा क्या आबकारी विभाग के भी जो कुछ अधिकारी हैं उनकी भी भूमिका की जांच यहां पर ईडी कर रही है क्या? देखिए बिल्कुल आशीष, जैसा मैंने आपको बताया कि 11 जुलाई को मौजूदा सरकार ने जब इस पूरे मामले को लेकर जांच की थी, जो शराब घोटाला हुआ था उस मामले को जांच की थी, तो उसमें 22 आबकारी अधिकारी जो है उनकी संलिप्तता सामने आई थी। जब उनके ऊपर जांच आगे बढ़ाई गई तो एक रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री को सौंपी गई कि तत्कालीन सरकार के ये आबकारी विभाग में तैनात 22 अधिकारी जो है वो उनको पूरी जानकारी थी इस जो तथाकथित शराब घोटाले की और उस शराब घोटाले में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और तकरीबन 2000 करोड़ से ज्यादा का जो यह पूरा मामला था, इसमें आबकारी विभाग के अधिकारियों ने मोटा पैसा बनाया था और पूरा अगर इस शराब घोटाले की बात की जाए तो 3200 करोड़ का यह पूरा जो है वो घोटाला है। और जहां तक कोल घोटाले की बात है तो कोल घोटाला भी इसी तरह से हजारों करोड़ का घोटाला है और जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में आबकारी विभाग समेत तमाम दूसरे विभाग, चाहे वो कोयला विभाग, कोयला मंत्रालय था उस समय, जो अधिकारी उस समय तैनात थे उनसे भी लगातार पूछताछ होगी और कोयला घोटाले में अगर तत्कालीन कोई भी शख्स उसमें संलिप्तता उसकी सामने आती तो जाहिर तौर पर ना सिर्फ अधिकारियों की गिरफ्तारी होगी बल्कि उस समय जो प्रशासन में, जो शासन में लोग बैठे हुए थे जिनकी जो सहमति से कोयला घोटाला हुआ उन पर भी ये आंच जरूर पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया रजनीश, आपने अपना कीमती समय दिया, आपने सारी जानकारी दर्शकों के साथ साझा की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांवड़ विरोधी गैंग पर सीएम योगी आदित्यनाथ बरसे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शांति के साथ कांवड़ यात्रा निकल रही है, कांवड़ यात्रियों को बदनाम किया जा रहा है, कांवड़ यात्रियों को उपद्रवी कहा जा रहा है, लोग जातीय संघर्ष पैदा करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर फर्जी नाम से आईडी बन रही है, ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, इन्हें चिन्हित करिए, समाज की एकता में ऐसे लोग बाधक हैं। क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, वो आपको सुनवा दें। मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं
जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। इन सब से अगर हम सावधान रह करके अपने आप को सुरक्षित कर सकें, अपने समाज को सुरक्षित कर सकें, तो राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने में वर्तमान की इस भूमिका में हमारी संस्थाएं बड़े भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। भगवान बिरसा की जो विरासत है, ये हमें राष्ट्रीय एकता के उन्हीं चुनौतियों से जूझने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी अमिता मिश्रा, ब्यूरो चीफ लखनऊ से जुड़े हैं। अमिता, कांवड़ यात्रा को लेकर तो योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा वो हमने अपने दर्शकों को सुनवाया। अब जरा मुहर्रम को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी बताइए, क्योंकि सीधा कटाक्ष था। जी आशीष जी, मुहर्रम को लेकर भी उन्होंने जो गाइडलाइन दी थी उसी के हिसाब से सब शांतिपूर्वक मुहर्रम हो गया था, संपन्न हो गया था। लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार जो कांवड़ियों पे प्रहार हो रहे हैं, विपक्षियों के द्वारा हो रहे हैं, या कुछ जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो लगातार कुछ ना कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदुओं में भी काफ़ी आक्रोश है। और मुख्यमंत्री ने भी आज बनारस में उसमें कहा अपने संबोधन में कि जो इस तरह के जातीय संघर्ष कराने वाले लोग हैं उनको हमें पहचानना होगा और समाज से बाहर उनको करना होगा, जिससे कि जातीय भेद ना हो सके। क्योंकि कांवड़ यात्रा एक ऐसी है कि सावन के महीने में, पवित्र महीने में ये सारी चीज़ें होती हैं, और उस ऐसी स्थिति में उनको आतंकी कहना, उनको भगवा आतंकी कहना, उन आतंकवादियों से तुलना करना, ये गलत है, जो लगातार विपक्ष उस पर करता जा रहा है। तो मुख्यमंत्री का सीधा संदेश है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करना है और समाज से बाहर करना है, उनको पहचानना पड़ेगा। जी आशीष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ सोशल मीडिया पर जो फर्जी अकाउंट बनाया जा रहा है उस पर भी उन्होंने बहुत तल्ख टिप्पणी की है, जिसमें कांवड़ को बदनाम करने की साजिश रची गई। क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने? जी, योगी जी ने कहा, ये चीज़ साफ कही कि जो इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जो फर्जी अकाउंट बनाए जाते हैं और उन फर्जी अकाउंट्स के जरिए इस तरह के जाति संघर्ष कराए जा रहे हैं, लोगों को बरगलाया जा रहा है, उनको एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाई जा रही है, तो ये चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। इनको चिन्हित करना है, इनको पहचानना है कि कौन लोग हैं, और ये वही लोग हैं जो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। तो और इस तरह के त्योहारों पर टीका टिप्पणी करने की उनको ज़रूरत महसूस होती है। तो ये वही लोग हैं जो फर्जी अकाउंट बनाते हैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, तो इनको पहचान कर इनको समाज से बाहर करने की जरूरत है। और भी उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि यहां पर जातियों पर जो कटाक्ष लोग कर रहे हैं और कांवड़ियों को कुछ लोग आतंकवादी जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर भी योगी आदित्यनाथ ने बहुत तल्ख टिप्पणी की। और क्या कुछ कहा वो भी एक बार दर्शकों को थोड़ा समझाइएगा। जी आशीष, इस पे जो कांवड़ियों को लेके है, ये यात्रा शुरू होने से पहले से ही, लगभग 15 दिन पहले से ही जो खास करके समाजवादी पार्टी का देखा जाए तो उनके नेता एक के बाद एक कुछ ना कुछ बयानबाजी करते जा रहे हैं। कभी एसटी हसन को ले लीजिए, वो कांवड़ियों को आतंकी करार देते हैं, कभी जो उनके वरिष्ठ नेता हैं रविदास मेहरोत्रा जी, वो बीजेपी को ही आतंकवादियों से तुलना उनकी कर देते हैं। और आज एक मुस्लिम स्कॉलर ने, जो साजिद रशीदी जी हैं, वो उन्होंने भी कहा कि जो कांवड़ियां हैं वो भगवा आतंकी हैं। तो ऐसी स्थिति में लगातार उन पर प्रहार जो किया जा रहा है उसको भी मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए कहा कि लगातार हम कांवड़ियों का अपमान कर रहे हैं, ये हमारी भारतीय संस्कृति का अपमान है। अगर हम सावन में कांवड़ी अपनी श्रद्धा को लेके हरिद्वार से और गंगोत्री से जल लेकर मंदिरों में जा रहे हैं तो ये उनकी श्रद्धा का और आस्था का प्रतीक है। तो ऐसी स्थिति में हम उनको आतंकी कह के हम अपने देश की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं।
अपनी कांवड़ियों का अपमान कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अमिता मिश्रा आपका जुड़ने के लिए। अमिता जी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रही थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अजमेर शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अजमेर में सड़कें पानी में डूब गई हैं। मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित किया है। बारिश से भारी जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे जगह जगह आवागमन ठप हो गया है और लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। ऐसे में लोगों को आवागमन करना मुश्किल हो गया है। सड़क पर करीब 3 फीट से अधिक पानी जमा हो गया है। 2 पहिया वाहन से लोग जैसे तैसे पार कर रहे हैं। 4 पहिया वाहनों को भी दिक्कत हो रही है। 4 तस्वीरें अजमेर, बारा, सीकर और जोधपुर की। राजस्थान में जो आसमानी आफत हो रही है उसकी तस्वीरें। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रमन, देश के अलग अलग हिस्सों से कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं, चाहे राजस्थान की बात कर लीजिए, चाहे हिमाचल की बात कर लीजिए, चाहे उत्तराखंड की बात कर लीजिए, चाहे जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा कि पहाड़ से लेकर मैदान तक इस समय कमावेश एक जैसी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मानसून के इस मौसम में पूरा हिंदुस्तान बाढ़, बारिश और ज़बरदस्त बारिश की चपेट में घिरता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे वो मैदानी इलाके हों, चाहे वो पहाड़ी इलाके हों। मैदानी इलाकों की बात करें तो पश्चिम में जिस तरीके से राजस्थान और गुजरात की बात करें तो वहाँ पर भारी बारिश का जो अलर्ट जारी किया गया है, साथ साथ में अजमेर हो, कोटा हो, भीलवाड़ा हो, जयपुर में जो है वो भारी बारिश का दौर चल रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी हालात जो है वो कमावेश इसी तरीके से हुए। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो गंगा ने कहर बरपा रखा हुआ है। चाहे हम वाराणसी की बात करें, 84 घाट जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। जो सबसे ऊंचा नमो घाट बनाया गया था वो भी पानी में जो है वो डूबता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ में चाहे इलाहाबाद की बात करें, ऋषिकेश की बात करें, हरिद्वार की बात करें, वहाँ पर भी गंगा नदी का जलस्तर जो है जिस तरीके से उफान पर है, वहाँ पर नदी के किनारे जाने से लोगों को रोका गया है। और ख़ासतौर पर अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, जो पहाड़ी राज्य है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसीबत लोगों को देखनी पड़ी है, क्योंकि 20 तारीख से मानसून जो है वो एंटर हुआ था और उसके बाद से लेकर अब तक करीबन 1 महीने में 111 लोगों की मौत जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है। उत्तराखंड में की बात करें तो उत्तराखंड में भी चाहे केदारनाथ की बात करें, रुद्रप्रयाग की बात करें या फिर बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता है, वहां पर बहुत शुक्रिया रमन आपका जानकारी साझा करने के लिए। रमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे।